हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग अर्थशास्त्र का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में, बचत के बारे में और साख के बारे में, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, पहले हम समझेंगे मुद्रा के बारे में, मुद्रा का इतिहास, फिर मुद्रा के बारे में जो चीज़ भी पढ़ना है हमको पहले वो चीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे बचत क्या होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि साख किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्रा में हम लोग पहले शुरू करेंगे मुद्रा का इतिहास। आपको बताया गया था मुद्रा के बारे में पहले ही चैप्टर में, मुद्रा आखिर होती क्या है, मुद्रा का इतिहास क्या है, किस प्रकार से हम लोग, हमारी जब सभ्यता का विकास हुआ था तो उसी प्रकार से हम लोग मुद्रा का ही विकास करना शुरू किए थे। आपको बताया गया था कि मुद्रा जो है एक विनिमय का रूप है। जब मुद्रा की हम बात करते हैं तो हम लोग ना वहाँ पर एक चीज़ के बारे में अवश्य बात करते हैं कि मुद्रा का उपयोग हम लोग विनिमय करने के लिए करते हैं, सामान के लेन देन के लिए करते हैं। ठीक है, तो वही मुद्रा के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे विनिमय के स्वरूप के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग विनिमय करते थे वस्तु का। ठीक है, तो पहला आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पता होगा, जहाँ पर हम लोग वस्तु का लेन देन करते थे, और मौद्रिक विनिमय प्रणाली उसी तरह का होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुद्रा के द्वारा लेन देन करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु वस्तु का लेन देन करते थे, और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में हम लोग मुद्रा के द्वारा वस्तु का विनिमय करते थे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का किसे कहते हैं कि जब भी हम वस्तु विनिमय प्रणाली का बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वस्तु का ही लेन देन होगा। ठीक है, अब उस जो परिभाषा लिखा गया उसको थोड़ा पढ़ते हैं। विनिमय की वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है कि विनिमय की वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है, आप दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं। दूसरा क्या कहता है उसको देखिए, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से, ठीक है, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि हम यहाँ पर वस्तु का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला बोल रहा है कि डायरेक्टली वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और जो नीचे वाला है थोड़ा सा इसमें बात जोड़ दिया है कि हम वस्तु का लेन देन तो करते हैं लेकिन वहाँ बिना मुद्रा के लेन देन होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों जो है एक ही चीज़ का परिभाषा है, वस्तु विनिमय प्रणाली का। आप दोनों में से आपको जो सही लगे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर पता होगा तो इसमें अभी हम लोग दो प्रणाली आपको बताएं, एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, एक होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। और अभी हम जो यूज़ करते हैं वो मौद्रिक वाला है, क्योंकि हम मुद्रा दे करके कोई भी सामान लेते हैं। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें थी, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही थी, जिसके कारण हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा करके मौद्रिक विनिमय प्रणाली का उपयोग करने लगे। ठीक है, तो अगला वही टॉपिक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से कठिनाइयाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। ठीक है, तो पहला इसका कठिनाइयाँ था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब क्या है ना, कि जब भी दो व्यक्तियों को अगर कोई सामान लेना है, ठीक है, अगर दोनों में सहमति नहीं बन रही है तो क्या होगा, वहाँ पर लेन देन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला दिक्कत था किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, जहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव था, दोनों में ना सहमति नहीं बनने के कारण क्या हो रहा था, लेन देन नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरा अभाव था मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। देखिए, जब भी हम कोई भी सामान लेते हैं तो उसका कोई वो मूल्य होता है, अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले क्या था कि किसी भी सामान का मूल्य सेम नहीं था। अगर किसी को गेहूँ लेना है, ठीक है, और किसी को अगर मान लो कि ना कि सोना सोना छोड़ दो, गेहूँ के अलावा क्या महंगी होती है, तो बात कर लीजिए
गेहूँ के अलावा चावल मान लो, ठीक है, गेहूँ और चावल दो वस्तुएं हैं। तो उस समय क्या था, दोनों का मूल्य सेम ही था। अगर किसी को गेहूँ चाहिए तो वो एक बोरा देगा, ठीक है, और किसी को चावल देना, तो दोनों में अगर लेन देन कब होगा, जब दोनों के पास एक एक बोरा का होगा, गेहूँ होगा, एक बोरा चावल होगा। तो दोनों का कोई मूल्य फिक्स नहीं था। तो उसमें कहा था ना कि मूल्य के समान माप का अभाव था, कि हम कोई भी चीज़ का मूल्य नहीं माप सकते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका है मूल्य संचय का अभाव। मतलब का कि हम कोई भी मूल्य को संचित करके नहीं रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जो भी हम वस्तुएं यूज़ करते हैं उसमें अधिकतर क्या होती है, ख़राब होने वाली होती है, जल्दी ख़राब हो जाएगा कोई भी वस्तु। जैसे कि हम बात करते हैं गेहूँ का भी, चावल का भी, इसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, 1 साल 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिएगा कोई भी वस्तु जो धन रखता है वो 1 2 साल के नहीं रखता है, कम से कम 10 15 साल जो ना अपने पास संचित करके रखता है, सेव करके रखता है। तो उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो उसमें सेविंग नहीं हम कर सकते थे, ठीक है। तो इस ये भी क्या था, वो भाव था। उसके बाद था स्विभाजन का भाव। हम किसी वस्तु को बांट नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी के पास ना गेहूं है और किसी के पास घोड़ा है, ठीक है। अब दोनों में लेन देन होना है, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का ही मतलब है दोनों के पास, एक के पास गेहूँ है, एक के पास घोड़ा है, अब दोनों में क्या होगा, वस्तुओं का लेन देन होगा। अब जो गेहूँ वाला है वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो है ना, जो घोड़ा वाला है वो बोला है कि अगर आपको गेहूँ वाला से, कि अगर आपको घोड़ा चाहिए तो आपको 20 बोरा घोड़ा होना चाहिए, 20 बोरा गेहूँ होना चाहिए, सॉरी, 20 बोरा गेहूँ होना चाहिए, तब आपको हम घोड़ा देंगे। लेकिन गेहूँ वाला का बोला कि मेरे पास 10 बोरा ही है, तो घोड़ा वाला का मना कर देगा, ठीक है। वहीं से कोई गेहूँ वाला अगर मान लो जवाब या बोल दिया कि ना कि आप हम 10 बोरा रख लीजिए और आधा घोड़ा दे दीजिए, तो ऐसे संभव है? कहीं भी कोई आधा घोड़ा थोड़ी देगा जी, देगा तो पूरा घोड़ा देगा। आधा घोड़ा दे के वो करेगा क्या आधा घोड़ा का ना। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं थी जिनको हम बांट नहीं सकते थे। ये भी का एगो का होगा, एगो फेलियर हुआ, एगो कठिनाइयाँ हुआ। क्योंकि अगर हम किसी को आधा सामान चाहिए तो वो आधा ही लेगा ना, पूरा क्यों लेगा, ठीक है। तो उस समय क्या था कि ना किसी अगर व्यक्ति को आधा चीज़ चाहिए तो वो नहीं ले सकता था। तो ये भी क्या है, वो गलती हुआ या कठिनाइयाँ, या फिर कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई इससे कि हम किसी वस्तु को बांट नहीं सकते। अगला है भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ। क्योंकि हम मूल्य को हम संचित नहीं कर सकते थे, तो भविष्य में हम कोई भी भुगतान नहीं कर सकते थे। क्योंकि हम अगर सेविंग करवे नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे पास कोई मूल्य बचेगा नहीं। आज जब मूल्य नहीं बचेगा तो उससे हम भुगतान कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, क्या हुआ, वो कठिनाइयाँ हुआ कि अगर हम उस कोई चीज़ को हम संचित नहीं कर सकते हैं तो भविष्य में क्या होगा, उसके लिए हम उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भविष्य में भुगतान की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। अगला वाला है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी जो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली था उसमें जितनी वस्तुएं थी उसको हम ले करके कहीं और नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो बहुत भारी थी। तो हम का मूल्य का हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। अगर हमको ना समझिए कि हमको कहीं घूमने जाना है, तो अगर हमको कोई चीज़ अगर घूमते घूमते पसंद में आ गया, तो हमारे पास मान लो गेहूँ है तो हम गेहूँ को ले घूमना पड़ेगा, तभी ना हम गेहूँ उसको देंगे तो हमको कोई सामान देगा। अब समझो कि ना कि गेहूँ को ले जाने में ले आने में कितनी कठिनाइयाँ होगी। तो ये भी क्या था, उस समय की समस्या थी कि हम कोई भी जो अपने पास जो भी हमारे पास वस्तु है, अगर अगर उसको हम ले के जाएंगे तभी हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। सभी वस्तुओं को लेके जाना और आना या फिर कहीं लेके घूमना वो थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी कठिनाइयाँ थी जो जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोगों ने हटा दिया या फिर उसको ख़त्म किया, और हम लोगों ने शुरू किया क्या, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का होगा ना कि देखिए, विनिमय की वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का लेन देन मुद्रा से होती थी उसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। नॉर्मल सा बात है, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का लेन देन होता था, मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होगा, वस्तु का लेन देन होगा लेकिन मुद्रा से होगा, ठीक है, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली से एक क्वेश्चन आता है ना कि किस देश का मुद्रा कौन कौन सा है ना। जैसे हम बात करते हैं भारत का, तो भारत में चलता है रुपया। अगर हम बात करें अमेरिका का तो वहाँ चलता है डॉलर। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जहाँ की मुद्राएं अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे विश्व की मुद्राएं, जहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कौन कौन देश है, क्या क्या मुद्रा है, उसका नाम क्या है। तो पहला आपका बांग्लादेश, इसका मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। अगला है अमेरिका, जिसका हम लोग बात करते हैं डॉलर है। इंग्लैंड देश जो है उसका मुद्रा है पौंड। रूस का है रूबल। ईरान का है रियाल। इराक का है दिनार। स्वीडन का है कोना। और अफ़गानिस्तान का है अफ़गानी, ठीक है। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ना देश और उसकी मुद्रा का नाम, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ देगा कि टका जो है किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश ना। दिनार जो है किस देश की मुद्रा है, तो इराक। या पूछ देगा ना कि जो ईरान है इसकी मुद्रा क्या है, तो रियाल। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको दम ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा देखो नोट में हम दिए हैं कि जो आपका भारत है जिसका करेंसी, जो इसका जिसका मुद्रा होता है रुपया। इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल का भी क्या है, रुपया ही मुद्रा है। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल तीनों का मुद्रा क्या है, रुपया है। क्योंकि आदमी कन्फ्यूजन में रहता है कि अगर भारत का है तो पाकिस्तान का कुछ अलग होगा, लेकिन पाकिस्तान का भी रुपया है और नेपाल का भी रुपया है, ठीक है। तो तीनों का आपको नाम याद रखना है। और ये जो टेबल है इसको ढंग से नोट कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि बांग्लादेश या फिर किसी भी देश का मुद्रा कौन कौन है या क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मुद्रा का कार्य। मुद्रा क्या क्या कर सकता है। देखिए मुद्रा जो है एक विनिमय का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम वस्तु का लेन देन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मूल्य का मापक। मुद्रा के आ जाने से हम सभी वस्तुओं के का मूल्य जो होता है ना उसको माप सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि चीनी का मूल्य अलग है ना, टमाटर का मूल्य अलग है, जो गेहूं है उसका मूल्य अलग है, चावल का मूल्य अलग है, सभी का मूल्य अलग अलग है। तो मुद्रा आ जाने से क्या हुआ कि सभी वस्तुओं का हम मूल्य माप सकते हैं। तो मुद्रा का कार्य भी हुआ कि मूल्य को माप सकता है। उसके बाद है विलंबित भुगतान का मान, ठीक है। जो भी वस्तुएं, जो भी उधार जो उधार देने वाला जो व्यवस्था था उसका भी हम मान निकाल सकते हैं। अगला है मूल्य का संचय ना, जो भी मुद्रा होगा उसको हम संचित करके हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके बाद है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा को लेकर के हम कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि इसको लेके घूमना थोड़ा सा आसान था, ठीक है। तो ये सब मुद्रा के कार्य हैं। इसी कार्य के द्वारा हम लोग मुद्रा को परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो अगला वही हम लोग का टॉपिक है मुद्रा की परिभाषा। तो मुद्रा की परिभाषा क्या है इसको थोड़ा देखिए। क्या है कि स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु, मुद्रा को वस्तु बोला गया है, ठीक है। याद रखिए क्योंकि मुद्रा भी एक वस्तु ही है। तो मुद्रा क्या है, तो स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है, ठीक है। मुद्रा एक वस्तु है जो कि विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन का माध्यम है, ठीक है। मूल्य को मापने वाला होता है। फिर जो भी उधारी होता है उसके भुगतान का मापदंड हो जाए, और उसके बाद संचय के रूप में भी कार्य करती है, हम इसको संचित कर सकते हैं, ठीक है। उस सब को क्या बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं, ठीक है। परिभाषा को ठीक से याद कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मुद्रा का विकास, ठीक है। तो मुद्रा का विकास में आपको बताया था कि पहले पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। उसी से जुड़ा है वो वस्तु मुद्रा भी। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि हम कोई भी वस्तु का लेन देन करते थे, लेकिन वस्तु मुद्रा में क्या हुआ ना कि अब हम वस्तु को ही मुद्रा बना लिए, कि अगर हमको कोई चीज़ खरीदना होगा तो हम लोग वस्तु ही देंगे उसकी मात्रा में। तो हो गया वस्तु मुद्रा। अगला था धात्विक मुद्रा, जिसमें क्या होगा, धातु होगा और सिक्का होगा। अब देखो धातु और धात्विक मुद्रा और सिक्के में अंतर होते हैं। धात्विक मुद्रा में आपका धातु जो होगा ना उसमें लोहा के सिक्का हो सकता है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपको दिख रहा है सिक्का, इसमें सोना या फिर चांदी का ही होता है। तो सिक्का का मतलब कि सोना चांदी का, ठीक है। और धात्विक मुद्रा का मतलब कि लोहा एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये सब धात्विक मुद्रा में आता है। और सोना चांदी का जब हम बनाते हैं तो सिक्का होता है, ठीक है। उसके बाद आया पत्र मुद्रा, आपको पता होगा ना जो नोट होता है उसी को पत्र मुद्रा बोलते हैं। सिक्का के बाद वो आया था पत्र मुद्रा। उसके बाद आया था साख मुद्रा, जो कि आपका होता है
चेक। चेक जो होता है वो शाख मुद्रा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए जो ना चेक जो होता है उसको शाख मुद्रा कहते हैं। और उसके बाद आता है प्लास्टिक मुद्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं ATM। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ था, मुद्रा का विकास हुआ था। ठीक है, तो देखिए मुद्रा से लाभ। मुद्रा से लाभ मतलब कि मुद्रा यूज़ करने से, मुद्रा का उपयोग करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला लाभ दिया गया है विनिमय के माध्यम के रूप में। ठीक है, क्या यूज़ है इसका, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं, या इससे हमको लाभ होता है। मतलब क्या, तो आपको बताया था क्या कि जो मुद्रा होता है इससे हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, उसी को लिखा गया है कि मुद्रा विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है, मतलब कि आदान प्रदान करने का। इसकी सहायता से हम किसी समय अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अगला है मूल्य मापक के रूप में। इसका मतलब क्या है, देखिए तो मुद्रा मूल्य का मापक भी है, मतलब किसी के जो मूल्य होता है, रेट होता है, दाम होता है, उसको माप सकता है। ठीक, उसी को लिखा गया है कि इसके माध्यम से हम कहीं दो वस्तुओं के मध्य मूल्य के आधार पर आसानी से विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, अगर मूल्य हमको पता होगा तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, आसानी से विनिमय कर सकते हैं। अगला है मूल्य संचय के रूप में। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा को हम बहुत समय तक संचित करके रख सकते हैं। ठीक, उसी को लिखा गया है कि मुद्रा को हम अपनी आवश्यकता अनुसार दीर्घ काल तक रख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों लाभ हुआ। कुछ लाभ और होंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है। चौथा लाभ है आपका क्रय शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक समझिएगा। वर्तमान समय में विनिमय का विस्तार होने के कारण दूर दूर तक, ठीक है सॉरी, दूर दूर तक क्रय विक्रय की आवश्यकता पड़ती है, जिससे मुद्रा बहुत सुगमता से स्थानांतरित करता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले पहले कहा था कि हम लोग कुछ जगह घूम रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग अपना विकास किए, जैसे जैसे ही मानव का विकास हुआ, तो हम लोग बहुत दूर दूर तक जाने लगे। अब क्योंकि उस जब हम मुद्रा नहीं आया था, ठीक है, तो उस समय कहा था कि हम वस्तु को लेकर घूमते थे ताकि हम कोई भी सामान खरीद सकें। लेकिन जैसे ही मुद्रा आया, इससे क्या हुआ कि अब हम को वस्तु ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मुद्रा लेके जा सकते हैं और कोई सामान जो है उसका क्रय या फिर विक्रय कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ही आसानी हुई। आई क्या है, मुद्रा का सबसे बढ़िया लाभ है, क्योंकि अब हमें बहुत सारे सामान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम पॉकेट में मुद्रा रख करके और जाएंगे और कोई सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा और आखिरी लाभ था मुद्रा से। ठीक है, तो इसको एक बार ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मुद्रा के बारे में अब ख़त्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे बचत। आखिर बचत क्या होता है, बचत की परिभाषा तो आपको पता ही होगा कि जो हम कमाते हैं और जो हम खर्चते हैं, ठीक है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं बचत। ठीक है, उसी को लिखा गया है कि किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति की आय, हम जो कमाते हैं, और उसके उपभोग जो हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसके अंतर को क्या बोलते हैं, बचत कहते हैं। ठीक है, किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति की आय तथा उसके उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, यही बचत की परिभाषा है। इसको ठीक एक बार ढंग से याद कर लीजिएगा, या एक बार समझ सकते हैं ना कि हम लोग जो कमाते हैं और जो हम लोग खर्चा करते हैं उसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यक्ति की आय और उसके उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला भी होता है, बचत बराबर आय माइनस उपभोग। इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा छोटा सा है और क्वेश्चन जो आता है 2 नंबर के आता है, तो हम लोग परिभाषा के साथ उसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी लिख देंगे ताकि देखने में सही लगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं साख क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साख का मतलब होता है ना, कोई चीज़ मतलब कि ना कोई चीज़ को उधार देना। ठीक है, समझिए, एक तरह से साख का मतलब होता है उधार देना। ठीक, अब उसी को थोड़ा ना जो लिखा गया है उसको एक बार फिर से ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और डिटेल में आपको हम बताते हैं। देखिए, तो साख का परिभाषा है कि प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा होता है। ठीक है,
मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार लेता है ना, तो एक समय के लिए उधार लेता है कि 1 साल में आपको हम क्या करेंगे, चुका देंगे। तो साख जो है एक ऐसा विनिमय कार्य है, ठीक है। विनिमय का मतलब लेन देन, यहाँ पर पैसे का लेन देन की बात हो रहा है, ठीक है। तो साख एक ऐसा पैसे का लेन देन का कार्य है जिसमें एक निश्चित अवधि, 1 साल या 2 साल या 5 साल, जितने भी साल होते हैं उसके अवधि के अंदर जो है उसको भुगतान किया जाता है या भुगतान करने के बाद पूरा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग साख बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ना, कि समझिए कि आप किसी कोई भी चीज़ उधार लिए हैं, तो उधार जब लेता है, मान लो 1,000 रुपये कोई किसी से उधार ले रहा है, ठीक है, तो बोलेगा कि 1 महीना में हम चुका देंगे। तो ये तो मान लो कि ना कि जो 1,000 रुपया कोई दिया होगा इसको, तो इसी को बोला गया साख, ठीक है। और साख एक कार्य है, ठीक है। तो ये पैसा किसी को दिया, 1 महीना बाद अगर ये चुका देता है, तो इसी प्रक्रिया को ना उधार लेने और उधारी चुकाने की जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम लोग साख कहते हैं ना। मोटा मोटी इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। कि जो पैसा उधार लिया है, जो उधार लिया है, अगर वो चुका देता है उस समय के अंदर, तो ये जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग साख कहते हैं। साख में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला आपका आता है ऋणदाता, उधार देने वाला, और ऋणी जो उधार लेता है, ठीक है ना। जैसे कि हम 1,000 रुपये कोई दिया, तो उधार देने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे ऋणदाता। आज जो उधार लिया है वो हो जाएगा ऋणी। और जब ये दोनों अपना उधार देने वाला और उधार लेने वाला अगर दोनों अपने कार्य को कर लेते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग साख कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद साख जो होता है ना, वो साख का मतलब भी हम लोग बोल सकते हैं कि विश्वास होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको उधार दे तो विश्वास पर ही दे रहा है, क्योंकि उसको आप पर विश्वास है। बिना विश्वास के कोई व्यक्ति आपको उधार नहीं देगा। आप किसी अनजान व्यक्ति से कहिए कि हमको इतने रुपये लाइए, तो आपको ना पहले समझिए कि आप हैं कौन। अगर आपको नहीं जानता होगा तो आपको उधार नहीं देगा, ठीक है। अब विश्वास उसी पर होता है जिसको आदमी जानता है, ठीक है। तो साख का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। अब इसके अलावा ना साख का कुछ आधार भी होता है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो साख का आधार क्या क्या है, मतलब साख जो है किस आधार पर दिया जाता है। तो साख के कुछ आधार है, ठीक है। पहला है विश्वास, कोई व्यक्ति आपको उधार तभी देगा जब आपको उसको आप पर विश्वास हो कि हाँ ये लौटा सकता है। इसके अलावा चरित्र ना, कैसा देने वाला है ना, उसका रहन सहन या कैसा व्यवहार है, तो वो भी निर्भर करता है किसी के साख पर। अगर आपको किसी व्यक्ति को आप पर विश्वास है, लेकिन आपका रहन सहन तरीका ठीक नहीं है, तो आपको कोई उधार नहीं देगा, ठीक। इसके अलावा चुकाने की क्षमता, कि आप जो है चुका सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आपको कोई लोन देगा ना, देगा कि आपके पास है क्या। जैसे आपके पास ज़मीन होगा या कुछ ऐसा सामान होगा जिससे कि हम वो बाद में अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो चुका ले, ठीक है। तो ये भी होता है, हम कोई भी आदमी आपको उधार देता है तो देखता है कि आपके पास है क्या। आपके पास जो होता है उसके आधार पर ही आपको क्या होता है, उधार दिया जाता है। जैसे आप बैंक में जाइएगा, अगर आप बोलिएगा हमको लोन लेना है, तो आपसे पूछेगा कि आपके पास है क्या, आप कौन कौन चीज़ का क्या बोलते हैं, गिरवी रख सकते हैं। तो वही चुकाने की क्षमता मतलब क्या कि आपके पास संपत्ति है, उसके आधार पर ही आपको लोन मिलता है। अब वही साख का भी आधार है, ठीक है। अगला है पूंजी और संपत्ति, कितना आपके पास पैसा भी है, ठीक है। मतलब कि आपके पास संपत्ति कितना है, संपत्ति के अनुसार ही आपको लोन मिलेगा। आपका जितना संपत्ति होता है उसी के लगभग में आपको लोन मिलता है। उसके बाद है ऋण की अवधि, कि कितना साल के लिए आप ऋण ले रहे हैं, ये भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है अगर 1 लाख रुपये आपसे ले रहा है, बोले कि हम 1 साल बाद से, 1 साल नहीं 100 साल बाद लौटाएंगे, तो आपको थोड़ी देगा जी ना। तो वो क्या होता है, साख का आधार भी होता है कि कितना जल्दी आप पैसा को लौटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आधार होते हैं जिस पर कोई आपको व्यक्ति लोन देता है। साख का आधार मतलब लोन का तरीका, लोन कैसे दिया, लोन जो है वो कैसे देगा, ठीक है। तो ये सब जो 5 कुछ आधार है जिसके आधार पर क्या होता है आपको लोन मिलता है या लोन कोई आपको दे सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन से साख का आधार है। तो विश्वास तो है ही, चरित्र भी है, चुकाने की क्षमता भी है, पूंजी या संपत्ति भी है, और ऋण की अवधि भी इसका आधार है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अब उसके बाद आगे हम लोगों को देखना होगा साख पत्र। अब देखो, कोई आपको आदमी लोन देगा तो लोन बहुत तरीका से दिया जाता है, ठीक है। एक होता है आपको क्या कि लोन लोन का, या तो आपके बैंक में चेक देगा लोन का कि आपको इतना लोन मिला है ना, या तो चेक दे सकता है, या फिर आपको देगा क्रेडिट कार्ड,
वो भी एक तरह का लोन होता है। पहले आप खर्चा कीजिए, फिर आप उसको पे कीजिए। पहले आप किसी से उधार ले खर्चा कीजिए, फिर बाद में उसको दीजिए। तो भी क्या है, एक तरह से काटिए। तो ये साख पत्र का मतलब क्या है कि जिन साधनों से हम लोग साख लेते हैं, ठीक है, वही दिया गया है। साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, लोन देने के लिए जो भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं उसे हम साख पत्र कहते हैं। ठीक है, साख पत्र कई तरह के होते हैं। चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक और प्रतिज्ञा चेक। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं, ये सब साख पत्र का एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम क्या साख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए ना कि हम लोग फिलहाल दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, चेक और बैंक ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम ना बात नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग चेक और बैंक ड्राफ्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, चेक चेक क्या होता है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दी जाए। देखो, चेक चेक हम बात की, देखो साख का बात करें, साख का मतलब होता है लोन। और जो साख होता है वो विश्वास पर टिका होता है। अब देखो, चेक का होता है, आपको अगर पता होगा, अगर आपके पास कोई भी बैंक का अगर ये होगा, बैंक में होगा अगर अकाउंट, तो वो आपको चेक बुक देता है। चेक बुक में क्या होता है ना कि आपको वहीं आपका ये अमाउंट भरना होता है, यहाँ पर नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन होता है बैंक का, यहाँ पर बैंक का नाम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये चेक आप किसी व्यक्ति को देते हैं और वो व्यक्ति वो बैंक में जा करके उस चेक को क्या करता है, उस चेक से पैसा लेता है। तो यहाँ पर कौन सा बात हो रहा है, तो विश्वास की बात हो रहा है। जो आदमी है वो आपके कागज़ जो है, चेक जो है, उस पर विश्वास कर रहा है कि हाँ, ये चेक अगर हम देते हैं तो इससे हमको पैसा का होगा, मिल जाएगा। तो उसी को लिखा गया है कि चेक एक प्रकार का होता है, लिखित आदेश होता है, किसी बैंक के द्वारा लिखित आदेश होता है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है। ठीक है, जो बैंक से में आप पैसा जमा कीजिएगा ना, वो बैंक आपको देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को ही दी जाती है, कि इसमें जो आप रकम लिखे हुए हैं ना और यहाँ जो व्यक्ति का नाम होता है उसी को दी जाए। इसी को बोलते हैं चेक। ठीक है, उसके बाद आपका अगला वाला है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ड्राफ्ट एक वह पत्र है जो बैंक अपने किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दी जाए। देखो, बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या है ना कि ये देखिए, जो आपका चेक होता है किसी व्यक्ति को दिया जाता है, और जो बैंक ड्राफ्ट है ये किसी बैंक को दिया जाता है। ठीक है, अभी बैंक, मान लो ना कि किसी व्यक्ति को या बोलेंगे सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को पैसा देना है, तो जो सरकार होगा डायरेक्टली किसी आदमी को नहीं देगा, वो पहले वो बैंक को देगा कि आपको ना इस आदमी के लिए क्या करना है, पैसा जो है इशू करना है आपके बैंक में। जैसे आपको पता होगा कि ना अभी जो है पीएम किसान का पैसा आता है, तो पैसा कैसे आता होगा ना, सरकार भेजता है। सरकार किस माध्यम से भेजेगा, तो वही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजेगा। वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से चेक जो है वो आपके बैंक में जाएगा जहाँ पर आपका पीएम किसान वाला क्या होता है, अकाउंट लिंक है। और वही बैंक जो होता है, वही बैंक आपको पैसा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो वही होता है बैंक ड्राफ्ट और चेक का, यही अंतर होता है ना। चेक जो होता है किसी व्यक्ति को दिया जाता है और जो बैंक ड्राफ्ट है किसी बैंक को दिया जाता है। बैंक को देगा तो वो किसी ना बैंक को देगा, तो उसमें जो व्यक्ति का नाम लिखा होता है और जितना उसमें रकम लिखा होता है उस व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट और चेक का यही मतलब है। दोनों का मतलब क्या है कि इससे हम ना, इससे ये को साख का माध्यम है। ठीक है, जिसमें आदेश होता है ना। चेक का बात करें तो उसमें किसी व्यक्ति के लिए चेक होता है, और जो आपका बैंक ड्राफ्ट है वो किसी बैंक के लिए होता है। और परिभाषा दिया गया है, इसको एक बार ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा होगा तो ना कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि अगर हमको ये समझ में नहीं आया, तो हो सके अगला क्लास हम जब लेते हैं तो उसमें इसके बारे में हम चर्चा कर सकें। ठीक है, तो पहले आप सही से क्लास को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम अगले क्लास में प्रयास करेंगे कि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में या फिर आपको समझा सके। ठीक है, और यहाँ तक क्लास को एंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, और इसके बाद आपको टेस्ट भी देना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को ख़त्म किया जाए।